वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और हमने कल कॉमन फैक्टर्स मेथड से कुछ फैक्टराइजेशन के सवाल हल किए थे और कुछ आपको मैंने करने के लिए दिए थे। आज हम देखेंगे कि आपकी जो एक्सरसाइज बुक है इसमें जो सवाल दिए गए हैं वो किस तरह होंगे। जो सवाल मैंने आपको करने के लिए कहा था हम उसको भी देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट 1 मैंने आपको करने के लिए दिया था, दैट वाज वेरी सिंपल। पार्ट 2 हमने किया था, पार्ट 3 हम कर चुके थे और पार्ट 4 से 5 मैंने आपको करने को कहा था। मैं इस वक्त एक पार्ट जो करके आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज़ पार्ट 4, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ इन्वॉल्व हो रही है। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ इस बात को कि इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म्स हैं ax एंड bx, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर हम इसको फैक्टर्स बनाने जाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? x है। x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? a प्लस b। अब ये कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? यहाँ टर्म्स हैं 2 और यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? वो हैं 1। फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स की बात करें तो इस स्टेज पे दोनों टर्म्स के अंदर दो फैक्टर हैं, एक a है और x है। इसके अंदर क्या है? b है और x है, फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ फैक्टर्स बन चुके हैं। ये कितने, इसमें फैक्टर्स कितने हैं? वो जितने भी हो सकते हैं, 2 कह लें आप इसको, 3 कह लें, लेकिन ये फैक्टर्स बन चुके हैं। लेकिन जब ये फैक्टर्स बन गए तो कितनी टर्म्स हैं? ये एक टर्म बन चुकी है, क्योंकि ये ब्रैकेट एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर मिलकर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा ये एक ही टर्म का हिस्सा है। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है हमें जब हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसके अंदर ब्रैकेट मौजूद हो। तो फिर हम क्या करेंगे? लेट्स सी दैट नाउ। जैसे कि पार्ट 4 है 9QR S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस 18 Q स्क्वायर R स्क्वायर और फिर ब्रैकेट वही है S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। अब आपको देखना है कि ये आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें टर्म्स कितनी हैं। तो याद रखें, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली ये इस टर्म के फैक्टर्स बने हुए। तो कितनी टर्म्स हैं इसमें? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो कितनी टर्म्स हैं इसमें? इसमें 2 टर्म्स हैं। अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है इन दोनों टर्म्स में। तो एक कॉमन फैक्टर तो दूर से नज़र आ रहा है, वो क्या है? ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर भी है s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये तो कॉमन फैक्टर है, ये तो नज़र आ गया आपको। इसके बाद में जो बच गए वो क्या है? ये है 9QR और ये है 18Q स्क्वायर R स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो देखिए 9 18 का मतलब क्या है? 9 टाइम्स 2, तो 9 कॉमन आ जाएगा। Q स्क्वायर का मतलब क्या है? Q टाइम्स Q, 2 Q है, एक Q कॉमन आ जाएगा। R स्क्वायर का मतलब है R टाइम्स R, 2 R है, एक R कॉमन आ जाएगा। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 9Q स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कॉमन नहीं आ सकता,
इसलिए कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉमन 1 आएगा। ये 9QR कॉमन आ गया, प्लस ये ब्रैकेट जो है ये भी दोनों टर्म्स में मौजूद है, ये भी कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा क्या? ये जो है वो चीज़ें जो हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया है, अब जो बचेगा उसे हम फिर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। इस टर्म को देखिए, इसमें से 9 भी कॉमन चला गया, Q भी कॉमन चला गया, R भी, और ये ब्रैकेट में कॉमन चला गया। जब सब कुछ कॉमन चला गया तो उसका मतलब जब हम इस टर्म को इस कॉमन फैक्टर पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1। ये प्लस का साइन आ गया। अब उसमें से ये ब्रैकेट कॉमन जा चुका है, बाहर आ गया। 18 में से 9 कॉमन जा चुका है, जब आप 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2। Q स्क्वायर एंड R स्क्वायर, Q स्क्वायर को Q पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? Q। R स्क्वायर को इस R पर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? R। ये फैक्टर्स बन गए। कितने फैक्टर्स बने? मुश्किल सवाल है, काउंट करने की कोशिश करें। ये ब्रैकेट एक फैक्टर है, ये ब्रैकेट दूसरा फैक्टर है, R तीसरा है, Q चौथा है, 9 जो है इसके अंदर अपने 2 फैक्टर्स मौजूद हैं, 3 टाइम्स 3, ठीक है। और उसके अलावा 1 को भी हाँ तमाम फैक्टर्स के अंदर शामिल किया जाता है। तो इस तरह से उसके 4, 6, 7 के करीब फैक्टर्स बने हैं। अगर काउंट किया जाए तो 7 के करीब उसके फैक्टर्स हैं। सो दिस इज़ टेकिंग कॉमन। स्पेसिफिक सवाल है जब हमारे पास किसी टर्म में ब्रैकेट हो और ब्रैकेट दोनों या तीनों टर्म में सेम हो, तो ब्रैकेट एक कॉमन फैक्टर है, हम उसे एज ए कॉमन फैक्टर यूज कर सकते हैं। नाउ अब बिल्कुल एक यूनिक टाइप का सवाल है जो मैंने शायद कल आपको करने के लिए दिया था, दैट वाज पार्ट 5। Look at here, this is Z square x over 16 minus x square Z square over 8, and this is plus x square Z cube over 12। इस तरह की हमने एक एग्जाम्पल देखी थी। सबसे पहली बात, कितनी टर्म्स हैं इसमें, तो यहाँ माइनस और ये प्लस का साइन है, लिहाजा ये इस एक्सप्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये है, दूसरा पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पार्ट ये है। इसका साइन प्लस है, इस टर्म का साइन नेगेटिव है, इस टर्म का साइन पॉजिटिव है। तो टोटल टर्म्स कितनी हैं? 3 टर्म्स हैं। तो जब तक आप टर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आपकी फैक्टराइजेशन सही नहीं हो सकती। 3 टर्म्स है, अब हमें तीनों में देखना है। तो यहाँ zx है, यहाँ पे xz है, यहाँ भी xz है। पावर को इग्नोर कर दें फिलहाल। तो याद रखें zx और xz में कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। चाहे उसे आप xz कहें या zx कहें, बात वही है कि x मल्टीप्लाइड बाई z, z मल्टीप्लाइड बाई x। दिस इज़ कम्यूटेटिव फंक्शन, ओके। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इनकी, लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी तरतीब क्या है। ना तो जब हम तीनों टर्म्स को देख रहे हैं तो इसमें हमें एक्स जेड हर एक टर्म में नज़र आ रहा है। अपॉन ये प्लस फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है। अगर हम डिनोमिनेटर्स में से कुछ कॉमन लेना चाहेंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। सो सबसे पहले मैं देखता हूँ x को, ये x है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है। इसका मतलब क्या है? इस टर्म में एक x है एज ए फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर्स हैं x के, इसमें 2 फैक्टर्स हैं x के, तो कॉमन तो सब में एक ही है। तो क्या कॉमन आएगा? एक x कॉमन आ जाएगा।
z को देखते हैं, यहाँ पर है z स्क्वायर, यहाँ पर है z स्क्वायर, यहाँ पर है z क्यूब। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 फैक्टर हैं z के, इसमें भी 2 फैक्टर हैं z के, इसमें 3 फैक्टर हैं z के। तो कॉमन कितने आएंगे? 2 2 2 सब में मौजूद है। जो मिनिमम नंबर है वो हम कॉमन ले लेते हैं। अब सवाल आता है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा? जो भी आएगा वो डिनोमिनेटर में ही लिखा जाएगा। 16, 8 एंड 12। तो मैंने इसके लिए बताया था इस तरह के नंबर्स आ जाए तो क्या सोचना है आपको? आपको सोचना है HCF ऑफ 16, 8 एंड 12 क्या होगा? वो नंबर जो 16, 8 और 12 तीनों को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, और सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर। देखिए तीनों नंबर 1 पे डिवाइड हो सकते हैं, गुड। लेकिन 1 HCF नहीं हो, शायद 1 से बड़ा नंबर भी हो। 2 से भी तीनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 HCF हो सकता है। अगर 2 से बड़ा कोई और नंबर नहीं मिलता हमें तो हम 2 को HCF मान लेंगे। 2 के बाद 3 पे सिर्फ ये डिवाइड होता है, बाकी को होता ही नहीं, छोड़ दीजिए। 4 पे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्या 4 से बड़ा कोई नंबर है? ट्राई कर लें। 4 से बड़ा क्या हो सकता है? 6 पे ये डिवाइड होगा, ये कोई नहीं होगा। 8 पे ये डिवाइड होगा, ये हो जाएगा, 12 नहीं होगा। तो लिहाजा इनका HCF क्या आएगा? 4। तो ये अपनी किसी छोटी क्लास की किताब से आप HCF मालूम करने का अपना मेथड खुद ढूंढ लीजिए कि HCF कैसे निकाला जा सकता है। एनी हाउ यहाँ पर हमें क्विकली वर्बली HCF निकालना आना चाहिए। इन नंबर्स का HCF निकालना क्लास 9 के बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इनका HCF आ रहा है 4, तो हम कॉमन लेंगे, जो डिनोमिनेटर कॉमन आएगा वो होगा 4। नाउ अब आता है सवाल कि ये तो कॉमन तो ढूंढ लिया आपने, अब हमें इन तमाम टर्म्स के अंदर से इन फैक्टर्स को कॉमन लेने के बाद जो बच जाएगा उसे यहाँ लिखना है। अगर मैं आपको आसान बनाने के लिए, देखिए वेरिएबल्स में से कॉमन लेना आसान है। मैं 4 की फॉर्म में अगर इन सबको लिख दूँ तो देखिए कैसा नजर आएगा आपको। लेट्स सी दिस। 16 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की फॉर्म में? 4 टाइम्स 4। 8 क्या बन जाएगा? 4 के लिए लिखते हैं 4 टाइम्स 2, क्योंकि हमें कॉमन 4 लेना है। 12 क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स 3। ये फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ मैंने इनके फैक्टर्स बना के बताए हैं आपको कि इसमें से जब आप 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। वेरिएबल में से तो हमने कॉमन ले लिया x एंड z स्क्वायर, तो यहाँ से x और z स्क्वायर तो सारा कुछ ही कॉमन चला गया, और 4 टाइम्स 4 में से एक 4 कॉमन चला गया। तो देखिए डिनोमिनेटर में तो 4 बच रहा है, ये वाला फैक्टर 16 में से 16 को हमने 4 में डिवाइड किया, 4 बच गया। न्यूमरेटर में क्या बचेगा? z स्क्वायर भी कॉमन जा चुका है, x भी। जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना बचे तो आप जानते हैं कि उसमें 1 हमेशा मौजूद होता है एज ए फैक्टर, तो यहाँ 1 रह गया। अगर फैक्टर्स ले बनाने में सारे फैक्टर्स कॉमन आ जाते हैं तो 1 तो आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट ये माइनस है, और जो हमने कॉमन लिया प्लस है, माइनस को हम प्लस पर डिवाइड करेंगे, माइनस है। इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या ले रहे हैं? एक एक्स ले रहे हैं, तो एक एक्स तो बच गया। जेड स्क्वायर पूरा कॉमन चला गया, एक्स रह गया। 8 है, 8 में से 4 टाइम्स 2, 2 फैक्टर हैं, 4 कॉमन जा चुका है, बाकी क्या बचेगा? तीसरी टर्म ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव आएगा। एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन चला गया तो रह गया एक्स। जेड क्यूब में से जेड स्क्वायर कॉमन चला गया, फैक्टर इसमें निकल गया, तो बचेगा कौन सा फैक्टर? जेड। अब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? वो है 4 टाइम्स 3, 12, और 4 हमने कॉमन ले लिया अपॉन 4, तो अपॉन में क्या बाकी बच जाएगा? 3। ये है फैक्टराइजेशन जब आपके पास फ्रैक्शन मौजूद हो। इसको लिखने के कई तरीके पॉसिबल हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको 1/16 को अलग कर दें, 1/8 को अलग कर दें, 1/12 को अलग कर दें और बाकी कॉमन लेने का प्रोसेस करें, लेकिन आपको फिर फ्रैक्शंस में से भी कॉमन
लेना होगा, कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। आपको फ्रैक्शन के भी फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और फिर उसमें से कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सो अगर आप मुश्किल में हो तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, 1-2 स्टेप्स इसमें ऐड करके भी कर सकते हैं, लेकिन टेकिंग कॉमन का प्रोसेस सबसे बेसिक प्रोसेस है, लिहाजा आपको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि इसको आप 1 स्टेप में कर सकें। इसमें आपका मेंटल मैथ इतना अच्छा होना चाहिए कि आप इसको इसमें एक से ज़्यादा स्टेप ना करना पड़े, क्योंकि ये मेथड जहाँ भी फैक्टराइजेशन होगी आपको वहाँ इस्तेमाल करना होगा। तो दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, ताकि आप उसको बहुत आसानी के साथ क्विकली कर सकें। नाउ लेट मी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, उसके अंदर जैसे कि ब्रैकेट वाला हमने किया था, उसको मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि इस मौजू को आज हम कंक्लूड कर दें यहाँ पर। That is the part 6. Part 6 of question number 1. देखिए गौर से, बहुत आसान सवाल है। a इंटू एक्स माइनस वाई, ये एक टर्म हो गई। दूसरी टर्म है a स्क्वायर b इंटू एक्स माइनस वाई। थर्ड टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। 3 टर्म्स दिए टोटल इस एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन में एक ब्रैकेट भी मौजूद है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये एक फैक्टर है। चेक कर लीजिएगा क्या ये फैक्टर बिल्कुल सेम है तीनों में? यस, तीनों में सेम है एक्स माइनस वाई। जब हम तीनों पे कॉमन लेने का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये कॉमन फैक्टर तो सामने ही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई को तो कॉमन लेना ही है। अब इसके अलावा क्या बचा? यहाँ बच रहा है a, यहाँ है a b, और यहाँ है a b, ठीक है। ये a है, यहाँ पे है a b, और यहाँ पर है a b। कॉमन क्या आएगा? a, बस। जब इस a को भी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये भी चला गया कॉमन, ये दोनों फैक्टर कॉमन जा चुके हैं। अब बाकी क्या बच रहा है? देखिए यहाँ से x माइनस वाई भी कॉमन चला गया, a भी कॉमन चला गया। जब सब कुछ कॉमन आ जाए तो क्या बचता है? अब ये जहन में आपके होना चाहिए 1, क्योंकि जब हम इस टर्म को इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1। आंसर आएगा 1। माइनस प्लस माइनस, देखिएगा x माइनस वाई, ये ब्रैकेट तो कॉमन जा चुका है। यहाँ पे क्या है? 2 a है और एक b है। एक a तो हम कॉमन ले चुके, तो क्या बचेगा? a b प्लस थर्ड टर्म प्लस प्लस प्लस। इसमें से x माइनस वाई, ये ब्रैकेट तो कॉमन जा चुका है बाहर, बचा क्या है? a b b। ये a b b में से एक a कॉमन जा चुका है, तो क्या बचेगा? a टाइम्स b स्क्वायर। फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बनने के बाद याद रखना है कि ब्रैकेट्स के अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो पहले ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। सवाल में कमी होगी, सवाल लिखने में गलती होगी, सवाल देने वाले की गलती होगी, या आपके करने की गलती होगी, वरना ब्रैकेट्स में कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं रहेगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। नाउ अब इसमें फैक्टर्स कितने हैं? एट द फर्स्ट साइड इसमें 3 फैक्टर नजर आ रहे हैं। एक है a, एक है ये ब्रैकेट, और दूसरा ये ब्रैकेट। तो फैक्टर्स कितने हैं इसमें? 3 फैक्टर्स हैं। मैं बता चुका हूँ कि 1 को हम सिर्फ उसी वक्त काउंट करेंगे जब हमें उसकी बहुत ज़रूरत होगी, वरना 1 को एज ए फैक्टर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन का जो प्रोसेस है, उसमें जो आपकी एक्सरसाइज बुक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है,
जो सिंटेक्स बुक बोर्ड की क्लास 9 की किताब है, इसके एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने इसके पहली एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन 1 किया है, जिसमें सिर्फ इसी मेथड पे फोकस किया गया, टेकिंग कॉमन पे। मैंने आपको बताया था मेरी कोशिश होगी कि पहले हम मेथड्स को एक्सपर्टाइज कर लें। तो याद रखें कि ये मेथड, इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, क्योंकि ये मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी आप फैक्टराइजेशन करने के लिए काम करेंगे किसी भी लेवल पे, तो ये मेथड तो इस्तेमाल होना ही है। उसके अलावा फिर दूसरे मेथड्स आएंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और उसकी डिटेल्स हम अपने नेक्स्ट लेसन में ही देखेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। क्योंकि जितना भी प्रोसेस था इसके अंदर हमने कॉमन लिया है, कॉमन फैक्टर्स लिए हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड हमने जो सीखा वो ये था, कॉमन फैक्टर्स मेथड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ CF, कॉमन फैक्टर्स मेथड, ठीक है, CF, ताकि आइंदा मैं लिखूंगा तो मुझे इतना बड़ा ना लिखना पड़े। अब दूसरा मेथड जो हम सीखने चाह रहे हैं वो मेथड यही है, उसमें हम कोई और नया काम नहीं करेंगे। हमें फैक्टराइजेशन करनी है, हमने कॉमन फैक्टर मेथड ही यूज़ करना है, लेकिन जो सवाल की शक्ल होगी वो हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम कॉमन फैक्टर मेथड को अप्लाई कर लें। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए हम कुछ प्रायर एक्टिविटीज़ करेंगे। वो प्रायर एक्टिविटीज़ का जो नाम मैं रख रहा हूँ वो है ग्रुपिंग, कि हम ग्रुप्स बनाएंगे एंड देन फिर हम करेंगे क्या, हमने करना वही है, कॉमन फैक्टर्स। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस को। दिस इज द सेकंड मेथड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन। थैंक यू वेरी मच।